नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की अगली कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए, एक तो सबसे पहले ये अर्धन्यायिक संस्था होती है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था इसलिए है मित्रों क्योंकि इसका संविधान में क्या है, वर्णन है। संविधान का आर्टिकल जो 324 अनुच्छेद 324 है ना, अनुच्छेद 324 है, उसमें निर्वाचन आयोग का क्या है, उल्लेख है। तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है मित्रों, वो कौन से अनुच्छेद में, 324। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, अनुच्छेद 324 के अनुसार इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा जो 324 के अकॉर्डिंग है ना, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा इसमें दो क्या है, अन्य निर्वाचन आयुक्त है। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है ना। और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या, इसमें जो संख्या जो है इनकी है ना, वो आयुक्तों की वो कौन तय करेगा मित्रों। थोड़ी सी ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग में गलत है, हो सकता है थोड़ा बहुत, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि इनकी जो आयुक्तों की जो संख्या है वो निर्धारित करने का काम कौन करेगा मित्रों, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, 25 जनवरी 1950 को वर्तमान में चुनाव आयोग क्या हुआ मित्रों, स्थापित हुआ। कब हुआ बताओ, 25 जनवरी 1950 को। अब आप उससे पूछेंगे कि सर 26 जनवरी 1950 को तो भारत का संविधान लागू हुआ था। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग स्थापित हुआ, लेकिन संविधान कब लागू हुआ मित्रों, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस कंडीशन में ये होता है कि याद करिए, हमने पिछली कक्षाओं में जब संविधान सभा पढ़ा तो उसमें एक चीज हमने ये भी पढ़ी होगी कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारे यहाँ पर जो आंशिक संविधान जो लागू हुआ था, इसमें 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, उसमें एक अनुच्छेद मित्रों 324 भी था। तो ये 324 अनुच्छेद लागू हुआ था मित्रों, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुका था, इसलिए यहाँ पर 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग स्थापित हो पाया। और एक जनरल फैक्ट है, सुकुमार सेन मित्रों, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वो सुकुमार सेन थे। और साथ ही साथ के सुंदरम, सुकुमार सेन और के सुंदरम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में लगभग वैसे 9.25 साल का कार्यकाल था इनका दोनों का ही, लेकिन राउंड फिगर में हम इसको 9 साल कह सकते हैं कि सुकुमार सेन और के सुंदरम का कार्यकाल कितना रहा मित्रों, 9 वर्ष का रहा, राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो। आगे देखिएगा, 1950 से 1990 1989 तक 89 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था मित्रों। कौन सा सदस्य था, एक सदस्य था। अब आप पूछोगे कि एक सदस्य का मतलब क्या, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। लेकिन बाद में 1975 में मित्रों एक समिति बनाई गई थी, तारकुंडी समिति। उस तारकुंडी समिति ने कहा कि इसको बहुसदस्य बनाया जाए, बहु यानी एक से अनेक इसमें आयुक्त होने चाहिए। तो बहुसदस्य बनाने के लिए हमारे यहाँ पर 1989 में पहली बार इसको बहुसदस्य, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1989 के अंदर इसमें है ना 1+2 सदस्य करके 3 मेंबर कर दिए। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और इसको वापस क्या कर दिया, एक सदस्यीय कर दिया गया था। और इसके बाद फिर एक मित्रों समिति बनती है, गोस्वामी समिति, है ना, दिनेश गोस्वामी के नेतृत्व में। उस गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर 1993 में जो है इसके अंदर वापस इसको कितना सदस्य कर दिया गया मित्रों, 3 सदस्य। तो मित्रों ध्यान रहे कि वर्तमान में चुनाव आयोग जो है वो बहुसदस्य है, एक सदस्य नहीं है। तो देखिए इस चीज को नोट, तारकुंडी समिति 1975 ने पहली बार आयोग को क्या बनाया मित्रों, बहुसदस्यीय संस्था बनाने की क्या थी, सिफारिश की थी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। 1989 में आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय, है ना, बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया, लेकिन 1990 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इसे वापस मित्रों क्या बना दिया गया, एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। तो 89 में आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया, लेकिन 1990 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसे वापस क्या बना दिया मित्रों, एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। और गोस्वामी समिति जो दिनेश गोस्वामी के नेतृत्व में बनी थी, है ना, उसकी सिफारिश पर 1993 से आयोग में एक तो क्या है मित्रों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 क्या है मित्रों, अन्य निर्वाचन आयुक्त है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो हमने बता दिया आपको वर्तमान में बहुत सदस्य हैं। अब एक वी.एस. रमा देवी, एक फैक्ट के तौर पर आपको ध्यान रखा, एकमात्र महिला है जो हमारी क्या बनी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी है। तो एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई रही है तो मित्रों वी.एस. रमा देवी रही है। और साथ ही साथ वर्तमान में जो हम बात करें, सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, जबकि राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडे, ये लिखा हुआ अनूप चंद्र पांडे क्या है, अन्य चुनाव आयुक्त। मैंने कहा कि बहु सदस्य यानी एक और 2 अन्य, तो मुख्य तो कौन है वर्तमान में, सुशील चंद्रा, और उसके अलावा अन्य में एक तो राजीव कुमार और दूसरा अनूप चंद्र पांडे है। योग्यताएं, संविधान में कोई इनकी योग्यता उल्लेखित नहीं है। तो क्या होता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, उनको इस पदों पर क्या किया जाता है मित्रों, नियुक्त किया जाता है। संविधान में संस्था का उल्लेख तो है, लेकिन इस संस्था का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, अन्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके कारण यहाँ पर जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, इनको इन पदों पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और नियुक्ति किसके द्वारा होती है मित्रों, राष्ट्रपति के द्वारा। तो नियुक्ति कौन देगा, भारत का राष्ट्रपति देगा। व्यवहार में वही हम सब जानते हैं, अनुच्छेद 74 साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति मित्रों प्रत्येक कार्य किसकी सलाह से करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, इसलिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और व्यवहार में राष्ट्रपति जो प्रत्येक कार्य करता है किसकी सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो यहाँ पर इसकी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से। और इस संदर्भ में कोई
कोलेजियम नहीं है, कोलेजियम यानी कोई समिति यहाँ पर नहीं है कि जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। आगे देखिएगा, कार्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं है, कोई टेन्योर लिखा हुआ संविधान में लिखा हुआ नहीं है, वैसे है कार्यकाल लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है ना कितना होता है मित्रों, 6 वर्ष, और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष, है ना। और अन्य जो चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल है मित्रों कितना, 6 या 62 वर्ष, यानी 6 वर्ष कार्यकाल और 65 वर्ष उसकी सेवानिवृत्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। देखिए मान लीजिए मेरी नियुक्ति 55 साल की उम्र में करी तो मैं बराबर 6 साल काम करूंगा, लेकिन मेरी नियुक्ति अगर 64 साल की उम्र में करी तो मैं 1 साल ही काम करूंगा, 65 होते सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो कार्यकाल सेवानिवृत्ति वो 6-62 है और मुख्य की कितनी है, 6 और 65 है। हटाना, रिमूवल, अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाएगा मित्रों जिस विधि से अनुच्छेद 124(4) के तहत किसको हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मित्रों अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाना, तो हमने सुप्रीम कोर्ट पूरा पढ़ाया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के में हमने अनुच्छेद 124(4) के तहत आपको ये चीज पढ़ाई है, उसको कैसे हटाया जाता है, हमारी संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से हटाया जाता है ना, इस चीज का ध्यान रहे। तो हटाएगा कौन, हमारी अगर एक शब्द में हटाने की विधि में हमने पहले समझा दिया आपको, मैं एक शब्द में बता दूं तो कौन हटाएगी, संसद है, और वो भी विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से क्या करती है, इनको हटाती है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनुच्छेद 324 में यह भी उल्लेखित है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर कौन हटाएगा मित्रों, राष्ट्रपति हटाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली विधि का जो उल्लेख है वो केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उस विधि से नहीं हटाया जाता है। तो उनको किस विधि से हटाया जाएगा कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को ऐसे हटाया जाएगा कि उसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या करेगा, सिफारिश करेगा कि ऐसे व्यक्ति को हटाया जाए, है ना। इसलिए तब राष्ट्रपति हटाया जाएगा। तो देखिए उसकी सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाएगा। नोट 2009 में तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त कौन थे, नवीन चावला, है ना। ये प्रैक्टिकल उदाहरण भी हमारे सामने है। नवीन चावला जो थे वो केवल निर्वाचन आयुक्त थे, उनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रपति को सिफारिश करी थी लेकिन हटाया नहीं गया। तो वर्ष 2009 में तत्कालीन आयुक्त नवीन चावला को हटाने के लिए सिफारिश की थी लेकिन हटाया नहीं गया। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल का यह दायित्व है कि आयोग के चुनाव हेतु प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाया जाए। इलेक्शन जब होता है, पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन जब होता है तो चुनाव आयोग तो केवल है ना जो काम करता है चुनाव करवाने का, लेकिन वो अकेला काम नहीं कर सकता। जो प्रशासनिक जो ढांचा है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की ड्यूटी बनती है कि उनके अधीन जितना भी प्रशासनिक ढांचा आता है वो चुनाव आयोग को आप उपलब्ध कराएं ताकि चुनाव आयोग सही तरीके से, है ना, साफ सुथरे तरीके से चुनाव संपन्न करा सके, है ना। अब देखिए आयोग के क्या क्या काम होते हैं। आयोग का हमने भी एक ढांचा देखा, स्टैब्लिश कैसे होता है। अब देखिए फंक्शंस, अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग कराता है। तो 324 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, है ना, के चुनाव कौन संपन्न कराता है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग कराता है। चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करना, जब भी इलेक्शन जब होता है उसकी जो तारीखें जारी करना, अधिसूचना जो होती है वो चुनाव आयोग जारी करता है। और आदर्श आचार संहिता को लागू कराना 1971 से ये व्यवस्था है। देखिए मित्रों आदर्श आचार संहिता है वो न्यूनतम 30 दिनों की और अधिकतम 90 दिनों की होती है। मित्रों इस बात का ध्यान रखना, बहुत भ्रांतियां फैलाई जाती है कि 6 महीने के लिए लगाई जाती है, ऐसा नहीं है। न्यूनतम और अधिकतम, है ना, ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो कितने समय के लिए लगाए। तो न्यूनतम 30 दिनों के लिए और अधिकतम 90 दिन, 30 से लेकर 90 के दिन के बीच में कितने ही समय तक आचार संहिता लग सकती है, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। एक चीज तो ये, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में वर्णन नहीं है, चुनाव आयोग खुद ही लगाता है। और पहली बार 1971 से ये क्या हुई व्यवस्था लागू हुई चुनाव आचार संहिता की, जिसमें क्या होता है कि आचार संहिता की कुछ रूल्स रेगुलेशन, एक नियमों का एक सेट होता है जिसमें अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी, है ना, ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, है ना। और उसके अलावा चुनाव में कोई धांधली नहीं हो, इसीलिए आचार संहिता लगाई जाती है। तो देखिए 1901 सत्ता पार्टी जो होती है वो कोई घोषणा ना करे, है ना, मतदाता को लुभाने के लिए कोई घोषणा ही ना करे। तो आदर्श आचार संहिता में सब इक्वल होते हैं, एक नियमों का पुरिंदा होता है, उसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं। और 1971 में पहली बार ये संहिता बनाई गई। इसका उल्लंघन होने पर कोई उम्मीदवार जो है उसकी उम्मीदवारी क्या कर दी जाएगी, खारिज कर सकता है, चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है, अथवा राजनीतिक दल की मान्यता क्या कर सकता है बताओ, समाप्त कर सकता है, कौन, चुनाव आयोग। और मतदाता सूचियां के नाम तैयार करना, ये किसका काम है, चुनाव आयोग का। चुनाव संबंधी विवादों की क्या करता है बताओ, प्रारंभिक सुनवाई करने का काम करता है। किसकी सुनवाई करने का, प्रारंभिक सुनवाई करने का काम कौन करता है, चुनाव संबंधी विवादों की। अब देखिए मान लीजिए आप एमएलए का, आप एमपी का चुनाव लड़ा आपने, मान लीजिए, तो आपका निर्वाचन राष्ट्रपति रद्द करेगा, लेकिन सुनवाई पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करेगा। तो चुनाव आयोग पहले आपसे इस संबंध में सुनवाई करने का काम कौन करेगा। तो ये ध्यान रहे कि प्रारंभिक सुनवाई करने का काम किसका मित्रों, चुनाव आयोग का। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो मित्रों इन चुनावों के अंदर किसकी भूमिका होती है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की क्या होती है, भूमिका होती है। एक चीज तो ये। दूसरा, चुनाव आयोग का काम परिसीमन कराना है। परिसीमन का मतलब सीटों की संख्या, है ना। तो जनगणना के आधार पर हम बात करें तो मित्रों 1971, और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जो कहते हैं ना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी किसके अंदर आएगी। जैसे मान लीजिए दूदू विधानसभा क्षेत्र जयपुर जिले का, लेकिन लोकसभा क्षेत्र उसका अजमेर आ जाता है। मेड़ता डेगना तहसील जिला नागौर है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र राजसमंद आ जाता है। तो कौन सा एरिया किधर जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रों का निर्धारण तो हमारे यहाँ पर किया गया 2001 के तहत। और सीटों की जो संख्या जो है वो कौन सी जनगणना का आधार है मित्रों, ध्यान रहे 1971 की जनगणना के आधार पर है। और हर 10 वर्ष में परिसीमन
परिसीमन किया जाता, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पर रोक लगा दी थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि अनुच्छेद 82 कहता है कि हर 10 साल के अंदर परिसीमन बनना चाहिए, है ना। और अनुच्छेद 327 में परिसीमन के संदर्भ में मित्रों कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो गया मित्रों। कितनी बार हो गया? 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो गया। और पहली बार देखिए मित्रों 1952 में बना था, है ना, ये पहली बार। दूसरी बार मित्रों 1962 के अंदर बनाया गया था। तीसरी बार मित्रों 1971 में बनाया गया था। और चौथी बार अगर बनाया गया तो सन 2002 के अंदर बनाया गया था। तो देखिए पहली बार 1952 के अंदर, है ना, और अंतिम बार 2002 में इसका क्या हुआ मित्रों? गठन हुआ। इस बात का ध्यान रहे। जस्टिस कुलदीप सिंह चौथे परिसीमन आयोग के मित्रों क्या थे? अध्यक्ष थे, है ना। जस्टिस कुलदीप सिंह चौथे परिसीमन आयोग के मित्रों क्या थे? अध्यक्ष थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो 2002 के अंदर बना था। और उसमें 2008 में मित्रों इसने अपनी क्या सौंपी थी? रिपोर्ट सौंपी थी। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखना कि जो अध्यक्ष तो, है ना, एक सेवानिवृत्त जज होगा, है ना, या रनिंग जज होगा, कोई न्यायाधीश को बनाया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रहे उसके पदेन सदस्य जो होते हैं वो अन्य नहीं होते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। वर्तमान में 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, है ना, किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों का नहीं, सीटों जहां 1971 में जनसंख्या के आधार पर, है ना, जनसंख्या का, हाँ, आधार जनसंख्या का मित्रों कौन सा है? 1971 का। लेकिन जो सीटों की संख्या, या थोड़ी सी लाइन ठीक नहीं है, मैं, है ना, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं, इसको कट कर देता हूं, मैं लिख देता हूं कि 1971 है, उसकी जनगणना के आधार पर किसका निर्धारण किया गया मित्रों? सीटों का संख्या का, है ना, सीटों की संख्या का, ठीक है ना। और 2001 की जनगणना है, उसके आधार पर किसका है मित्रों? निर्वाचन क्षेत्रों का। किसका है मित्रों? निर्वाचन क्षेत्रों का क्या है? निर्धारण है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पहले हमने बात पढ़ ली थी, है ना। तो ये हमने मित्रों चुनाव आयोग के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया। अब देखिए और कुछ छोटी छोटी सी चीजें, जैसे 2026 तक सीटों की संख्या, परिसीमन भी यही रहेगा, सीटों की संख्या भी यही रहेगी, है ना। और 84वें 87वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें अमेंडमेंट किए गए, है ना। जनगणना जो कह रहे हैं कि 71 का आधार रहेगा, 2001 का आधार रहेगा। अनुच्छेद 329 के तहत परिसीमन आयोग को किसी भी न्यायालय में मित्रों चुनौती नहीं दे सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिसीमन आयोग ने जो भी परिसीमन क्षेत्रों का सीटों का कर दिया है, तो आप अनुच्छेद 329 से साफ कहता है कि उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये साफ लिखा हुआ कौन से अनुच्छेद के तहत मित्रों? 329 के तहत। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक दलों को मान्यता देना इसी का काम है ना। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ 2044 पंजीकृत राजनीतिक दल है वर्तमान में, लेकिन मित्रों ये आंकड़ा प्लस माइनस होता रहता है। जब भी आप परीक्षा में जाएं एक बार इसको इंटरनेट पर चेक करें, है ना। पंजीकृत राजनीतिक दल, मैं राष्ट्रीय दल की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजीकृत राजनीतिक दल, है ना, वो इतने हैं, कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है। 10,000 रुपए आपके पास होने चाहिए, है ना। उसके अलावा 100 लोगों का, है ना, साइन किया हुआ शपथ पत्र होना चाहिए, आपको राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाती है ना। तो राजनीतिक दल की मान्यता हेतु 10,000 रुपए का शुल्क और 100 सदस्यों की आवश्यकता, मतलब उनकी साइन किया हुआ शपथ पत्र जो होता है, वोटर ID कार्ड उनका लगा होता है। और वर्तमान में मित्रों कितने हमारे राष्ट्रीय दल है? 8 राष्ट्रीय दल है। इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मित्रों आज हमने चुनाव आयोग के बारे में जानने का प्रयास किया था। अगली ही कड़ी में हम किसी और नए आयोग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।